हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। 31 मई को लॉकडाउन 4 का समय पूरा हो रहा है। और अभी हमको ये पता चलेगा कि भारत सरकार उसके आगे क्या कदम उठाती है और वहां के भी और क्या दिशा निर्देश आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 1 जून से हम पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को प्रारंभ करने वाले हैं और उसमें हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और उसके अतिरिक्त अन्य जितने स्टेज कैरेज हमारी जो गाड़ियां हैं उन सभी को चलाने के आदेश दे दिए गए हैं और उसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए ये कहा गया है कि 40% बस खाली रहेगी, 60% सवारियां ही उसमें बैठ पाएंगी। और हमने उसमें यह भी कहा है कि हर जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ये लोकल लेवल पर इन चीजों को मेंटेन करने के लिए पुलिस फोर्स इत्यादि का अरेंजमेंट भी करेंगे। और इन सब के साथ यह है कि स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायतें और हमारे जो म्यूनिसिपल एरियाज के अंदर जो भी हमारी कॉरपोरेशंस हैं, काउंसिल्स हैं, इन सब को भी भरोसे में लेकर के ताकि हम उन चीजों को मेंटेन कर सकें जो हम चाहते हैं। और इन सारी बसेज में हमारी सारी स्टेज कैरेज बसेज चलेंगी, केवल मात्र वॉल्वो और एसी बसेज को छोड़ करके। और उसके अतिरिक्त यह भी है कि अभी तक हम अपने प्रदेश के भीतर ही इस पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को चलाएंगे, केवल मात्र उन क्षेत्रों को छोड़ करके जो बहुत हॉटस्पॉट है, कंटेनमेंट जोन में आते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों के अतिरिक्त बाकी सब जगह पर हम इसको चलाएंगे ताकि हम प्रदेश की जनता को ठीक प्रकार से परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवा सके। और इसी में अभी हमको ये भी है कि हमने फिलहाल अभी ये कहा है कि प्रातःकाल 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के मध्य में ही ये सारा हमारा ऑपरेशन चलता जाएगा। और उसमें हमने ये भी कहा है कि भाई जो भी हमको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से जितने गाइडलाइंस है उसके मुताबिक उन सबका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि हम उस प्रोटोकॉल को माने। और अब जब ये पूरे प्रदेश के अंदर इस प्रकार का हमारा यात्री परिवहन चलेगा, एक जिले से दूसरे जिले में भी जाना है। और इसी में हमने ये भी कहा है कि जो हमारा जो टैक्सी ऑपरेटर है, हमारा ऑटो ऑपरेटर है, ऐसा जो तबका है, ये सब भी 2 महीने के लॉकडाउन के कारण से उनके रोजगार पर भी असर पड़ा है। तो ये सब लोग भी अपना कामकाज को प्रारंभ कर सकेंगे और उसके लिए कोई ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। और उसके बाद ई पास की आवश्यकता इंटर स्टेट यदि किसी को जाना है तो उसके लिए होगी, लेकिन अपने प्रदेश के अंदर उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। और उसी में हमने अब यह भी कहा है कि जो हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हमने तय किए हैं कि हम हर बस अड्डे पर एंट्री और एग्जिट के लिए भी अलग अलग बनाएंगे ताकि वहां पर किसी तरह की भीड़ ना रहे। और उसमें हमने फिर यह भी कहा है कि समय समय पर जितने हमारे बस अड्डे के पास टॉयलेट्स इत्यादि हैं और जितने उन सब पर लगातार सैनिटाइजेशन का जो काम है वो लगातार चलता रहे।
और हमारे हर आरएम और हमारे बस अड्डों पर सब जगह पर सैनिटाइजर्स और फेस कवर, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ऐसी जो चीजें जो आवश्यक है ये चीजें भी वहां पर उपलब्ध रहेंगी। यदि लगता है कि किसी के पास नहीं, वो खरीदना चाहे तो खरीद भी सकते हैं। और कुछ एक हम ऐसा भी एडिशनल ड्राइवर कंडक्टर के पास देंगे जिसके कारण से यह है कि अगर कोई लगता है बिना मास्क के कहीं है तो वो आए तो उसको ताकि हम मास्क उपलब्ध करवा सके, ये भी हम करने वाले हैं। और इसी में हमने ये भी कहा है कि हम ड्राइवर और कंडक्टर की जो सुरक्षा ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए कंडक्टर के लिए बहुत अनिवार्य है कि सबके हाथ में ग्लव्स लगे हों और उनको फेस शील्ड देंगे, फेस कवर देंगे, सैनिटाइजर देंगे और ताकि वो जो भी टिकट इत्यादि का जो काम है वो एक बार करके और उसके बाद जब लगता है उनको कि अब मेरा काम टिकट का कंप्लीट हो गया तो वो अपना सैनिटाइजर निकाल के अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं। और हमारी कोशिश है कि ड्राइवर्स के लिए जो है, क्योंकि ग्लव्स से स्टीयरिंग का मोड़ना और उस सब में दिक्कत आ सकती है, इसलिए ग्लव्स नहीं बल्कि उनके लिए हम वहां पर उस एरिया को किसी न किसी कोई भी कवर करके ताकि वो कवर रहे, ताकि मिनिमम कांटेक्ट जो है बाकी सब लोगों से हो। और उसमें फिर हमने ये भी सोचा है कि भाई हम अपने ड्राइवर कंडक्टर्स को हम इतना कुछ बातों का प्रशिक्षण दे रहे हैं कि जिससे जो लोग अंदर आएंगे उनमें भी एक जागरूकता का जो है आभास रहे कि हमको भी अपने आप भी इन बातों का ध्यान रखना, तो ये भी हम करने वाले हैं इसमें। और रेगुलरली हमने कहा कि जो पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम भी हमारा रहेगा जिसमें बाकी सारी सूचनाओं के साथ साथ जो कोरोना के संबंध में जिन बातों की जानकारी देनी है तो वो भी देते रहे। और जो हमारी बसेज है, इन बसेज का लगातार इनको भी सैनिटाइज करते जाएंगे, लेकिन उसमें सैनिटाइजेशन का हम 2 टाइम फिक्स करेंगे, एक तो अर्ली मॉर्निंग और दूसरा फिर शाम के 7 बजे के बाद, क्योंकि दिन में जब गाड़ी चलती है तो उसमें पॉसिबल नहीं, तो इसलिए उसमें भी वैसे ही है कि और वो हम रेगुलर करते रहेंगे बस अड्डों का सैनिटाइजेशन वगैरह। और उसके लिए हमने कहा कि बसेज में प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना, बस अड्डों पर होना, इस सब के लिए हमने सोचा कि हम चाहे आउटसोर्स करके किसी को वो करें ताकि वो लगातार वो काम जो करते रहे बाकी लोग उसमें। और इन सारी बातों पर हमारे सारे आरटीओ और आरएम ये सब लोग जो है सारी बातों को चेक करेंगे। और इसके अतिरिक्त है कि लगभग हमारा भरपूर प्रयास ये रहेगा कि हम जनता को अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करें। और जनता से भी हमारी अपील है कि भाई सब लोग इस सारे समय में सबका एक जो जागरूक होने का जो स्वभाव है, हम सब सावधानी से एक दूसरे से हमारा बचाव और हमारा जो फिजिकल जो डिस्टेंसिंग है उन सब का ध्यान रखते हुए हम सब लोग इसको करेंगे। तो अभी हमारी ये लगभग तैयारियां हमारी पूर्ण है और हर जगह पर हमारे सभी लोग, और आज दोपहर में भी हमारे सारे आरएम्स और आरटीओ इन सब का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे अधिकारियों ने चर्चा की है। और कल मैं स्वयं सभी हमारे जितने भी आरएम एचआरटीसी के हैं और जो फील्ड ऑफिसर्स हैं इन सब के साथ और हमारे उसमें जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट हमारे और भी जो मेंबर्स हैं उन सब के साथ हम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और भी यानी सूचनाएं भी एकत्रित करेंगे और भी कोई सुजेशन अगर लगेंगे तो वो भी हम लेंगे। तो लगातार हम इस सबको मॉनिटर करते रहेंगे। प्राइवेट जो बस ऑपरेटर्स है क्या वो भी इसमें अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स से हमने निवेदन किया है कि ऐसे समय में प्रदेश को उनकी सेवाओं की आवश्यकता है और हमेशा उन्होंने साथ दिया है तो इसमें वो साथ देंगे। और क्योंकि ये संकट का समय, तो ऐसे समय में और बाकी निजी जो ऑपरेटर है चाहे कोई भी है उन सबको मालूम है कि जयराम ठाकुर जी की सरकार ने हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए अपना संवेदनशील और सहानुभूति पूर्वक अपना रवैया रखा है और जो संभव मदद हो सकती है उसको करते हैं और उसमें हम कोई पीछे भी नहीं हटने वाले हैं। लेकिन अब जैसी आवश्यकता इस समय पूरे प्रदेश की, देश की, दुनिया की है तो इस सब में कुछ न कुछ बातें हम सबको एडजस्ट करके चलना पड़ रही है। लेकिन जो हमारे हाथ में चीजें हैं तो उसमें हमको लगा कि टोकन टैक्स है, गाड़ियां खड़ी थी और एसआरटी है, माफ कर दिया है। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब का जो टाइम पीरियड है वो 31 जुलाई तक किया है।
और अभी हम आगे भी ये सोच रहे हैं कि अब इनको हम और भी क्या कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि फिलहाल एक जो प्रश्न आता है कि ऐसे विकट समय में हम किसी तरह से कोई डायरेक्टली प्रदेश की जनता पर कोई बोझ नहीं पड़ना चाहिए। और इसी जो किराया वृद्धि वाली जो बात कही है, तो उसमें हमने सभी से आह्वान किया है कि भाई ऐसे समय में हम सबको नुकसान तो सबका है, तो लेकिन उस सब में हमको कहीं ना एडजस्ट करने की बात है, लेकिन अभी फिलहाल उस दिशा में हम नहीं सोचेंगे। कोई एसओपीज बनाई है सर, जैसे गाइडलाइन है, जैसे आपने कहा कि आपके जो परिवहन निगम की बसें हैं उसमें सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटर जो सिस्टम है वो काम करेंगे, डिस्टेंसिंग है कैसे काम होगा, ड्राइवर कैसे जाएगा, कैसे मास्क पहने, क्या इनके लिए भी प्लान क्या रहेगा? निश्चित रूप से, बल्कि अभी हमने लगभग ये 4-5 पेज का बना जो मेरे सामने पड़ा है, और इसलिए अभी मैं आपको सभी मित्रों को पत्रकार वार्ता में अभी ये सारी लाइनें तो पढ़ के बता नहीं पाऊंगा, ये काफी पॉइंट्स हैं, तो इसकी कॉपी आपको कल प्रातःकाल उपलब्ध करवाई जा सकती है। और उसमें है क्योंकि इसमें बहुत से बिंदु हैं जिनको अभी इसमें इतना डिटेल्ड शायद हर बिंदु पर नहीं कह पाएंगे, लेकिन वो हमने तैयार किया है और उसके आधार पर, लेकिन उसमें भी हमने बड़ा वो रखा है कि कुछ चीजें व्यवहार में हम देखेंगे कि वहां पर हमको कुछ और क्या आवश्यकता महसूस होती है कि कुछ और भी करने की, वो भी हम सब का सुझाव लेकर के कर रहे हैं। सर, जो लॉन्ग रूट की जो बसें हैं जो चलेंगी, तो क्या उसमें ऑनलाइन जो बुकिंग की व्यवस्था रहती है वो वैसी ही रहेगी या फिर वो सिर्फ जो है बस अड्डे पर ही बुकिंग देखिए, मुझे लगता है कि अभी तक तो शायद, क्योंकि लॉन्ग रूट तो अभी हिमाचल में कुल्लू से है, केवल मात्र अभी तो हम जिले के भीतर की बात करेंगे, और दूसरा अभी जो फिजिकल डिस्टेंसिंग ये सारी चीजें, अभी इसको हम 2-4 दिन देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या कैसे चलता है। मतलब एक जिले से दूसरे जिले, जैसे मान लीजिए शिमला से कुल्लू के लिए क्या बस जो है जो चलती है अमूमन, क्या वो चलेंगी या उनको अभी रोका जाएगा? बस ही चलेंगी वो, हमने कहा कि लेकिन उसका समय हम इस प्रकार का निर्धारण करेंगे, मान लिया जाए कि कोई बस अगर सुबह 5 बजे का टाइम है, तो लेकिन फिर आज जब तक हमारा कर्फ्यू है 7 से 7 बजे तक, वो चीज तो हमको मेंटेन करना है, इसलिए 5 बजे वाली बस का एडजस्टमेंट क्या 7 बजे को हो सकता है, क्या जो बस जा रही है तो उस बस का जो डेस्टिनेशन है वो 7 बजे तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, ताकि हम जो नियम और कानून है उनका भी पालन कर सकें। और फिर साथ में अभी ये भी देखते हैं कि 31 तारीख और कल और परसों में शायद अभी लॉकडाउन के संबंध में भारत सरकार की भी क्या दिशा निर्देश आते हैं, तो उस सबके मुताबिक कुछ चीज़ों का उस समय भी होगा कि उस समय लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या रहता है, तो वो सारी चीजें उसके मुताबिक। अभी कर्फ्यू ढील भी 8 घंटे की है, तो क्या इसको बढ़ाया जाएगा जैसे 7 से 7 बजे तक अगर बसें? देखिए, अभी ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जब भी बैठक होगा, डिस्कशन होगा, ये तो उनका पार्ट है। फिलहाल मैं तो आपसे जो परिवहन जो और जो यातायात जो हम प्रारंभ कर रहे हैं, तो इसके विषय में जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो गोविंद जी, एक और बात है कि जो सवारियां उसमें बैठेंगी, क्या उनका थर्मल स्कैनर किया जाएगा? देखिए, इसमें बहुत व्यावहारिकता में बहुत कठिनाई रहती है। इन सारी बातों पर हमने बहुत खुली चर्चा की, और कई बार लगा कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति, अगर गांव का कोई गरीब व्यक्ति वो जो अस्पताल जाने के लिए आ गया और अब उसको टेम्परेचर है, तो हम उसको बस से निकाल करके बाहर नहीं कर सकते, या कोई कहता है मेरे पेट में दर्द है तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो व्यवहार में कुछ एक चीजें मुझे लगता है कि हर व्यक्ति का शायद ये है कि वहां पर, लेकिन ये कि हम काउंटर पर जो है कुछ लेवल तक कर सकते हैं, लेकिन अब अगर जब ये सब करना तो उसमें हमको सावधानी बहुत रखना कि चलो फेस कवर प्रॉपर लगा हो, सैनिटाइज हो जाए गाड़ी के अंदर चलते हुए, ठीक है। लेकिन कुछ बातों को लेकर के तो मुझे लगता है कि अब कोई बीमार व्यक्ति कोई भी अगर आता है तो हर बीमार व्यक्ति को ये कह पाना संभव किसी तौर पर नहीं है कि उसको वही है, क्यों और भी कई प्रकार के कष्ट हो सकते हैं। तो फिर किसी गरीब आदमी से मुझे अभी तक तो ये नहीं लगता कि इसको हम संभव कर पाएंगे, और यदि करते भी तो व्यावहारिकता में ये सब कर पाना शायद अभी, क्योंकि अभी ऐसे भी अनेक उदाहरण आप सभी ने देखे होंगे कि बहुत से लोग आए, उनको टेम्परेचर था, लेकिन बाद में उनका जो है 2 बार टेस्ट किए तो नेगेटिव आए, और कई बार आदमी सफर करके आता है। अभी हमारे कुल्लू की घटना है, तो 10 बच्चे मुंबई से आए, उनमें से 4 बच्चों को टेम्परेचर निकला थर्मल स्कैनर से, और बाद में जो टेस्ट सबके लिए तो सबके सब बच्चे उसके जो है नेक्स्ट डे से सबके सब जो नेगेटिव, अब सेकंड टाइम भेजा तो अब
फिर निश्चित रूप से भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो नेगेटिव भी आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कई बार कई चीज़ें भी है कि इसलिए कि चलिए उसमें सावधानी बरतना, लेकिन अभी तक वो उतना शायद नीचे तक उसको मॉनिटर करने में भी, और मुझे लगता है कि अभी हम वो सर एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपने आपके परिवहन निगम का एक परिचालक कोरोना पॉजिटिव आया है, आपने उनसे बात करी है, उनका हालचाल पूछा है, एंड क्या फीडबैक मिला है, क्या वो सेटिस्फाइड है, और क्या उनका अपने कॉन्फिडेंस किस तरह से दिया कि आप उनकी मदद करेंगे, आप डरे ना, पूरा तफसील से बताएं। हमारे बिलासपुर में HRTC में हमारे एक परिचालक हैं श्री विनोद कुमार जी, तो वो पॉजिटिव पाए गए हैं। वो कल सुबह बिलासपुर में कोई शिवा कॉलेज है, कोई प्राइवेट कॉलेज होगा, तो वहाँ पर उनको रखा गया है। तो कल मेरी उनसे पहले तो वैसे ही फ़ोन पे बात हुई, और दूसरी बार ये कि मुझे लगा कि मैं वहाँ की व्यवस्थाएं देखूं कि किस कमरे में रखा है, वहाँ का किचन कैसा है, टॉयलेट्स कैसे हैं। तो हमने वीडियो कॉल करके उनसे बात की है, और विनोद जी बहुत संतुष्ट लगे। हमने उनको पूछा कि विनोद जी क्या यहाँ पर साफ सफाई का क्या है, तो उन्होंने सारा वीडियो करके सब तरफ दिखाया कि देखिए बिस्तर यहाँ पर हमारे बहुत साफ सुथरे, अच्छी बेड शीट्स लगी हैं, और 2 और वहाँ पर नौजवान हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, तो वो भी दिखाई कि ये भी है। तो उनसे बात, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा प्रबंध अच्छा है। फिर हमने कहा कि आप ये बताएं कि आपको अभी तक जो ब्रेकफास्ट और लंच है वो कैसा मिला। तो उन्होंने कहा खाना हमको बहुत अच्छा मिला, ब्रेकफास्ट हमको पराठा दिया, और उसके बाद जो है लंच में भी अच्छा हमको अरेंजमेंट किया। तो फिर हमने उसी वक्त हमने कहा कि चलिए कुछ और भी व्यवस्था करते हैं। तो हमने कहा एक जो आयुष मंत्रालय ने एक काढ़ा तैयार किया, काढ़ा का अरेंजमेंट करते हैं वो किया। और फिर हमने ये भी उनको कहा कि आप ये बताएं कि यदि आपको लगता है कि योग और प्राणायाम करने की आप सोचते हैं तो उसका कोई अरेंजमेंट करवाते हैं। तो वो हमने अभी डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर को भी कहा है और हमारे MD को भी कहा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करके वो करवाएं। लेकिन आज विनोद जी की और हमारे MD की फ़ोन पे बात हुई, तो विनोद जी ने कहा कि मैं इतना फिट हूँ कि मुझे लगता है मुझे जरूरत मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो लेकिन वो बहुत उनका हौसला भी बुलंद है। और देखिए ऐसे कोरोना वॉरियर जो अपनी ड्यूटी के लिए, वो अपने लिए घर से बाहर नहीं निकले, वो जिन बच्चों को लेकर के आए, तो पहले वो बिलासपुर से चले हैं, तो सोलन में कुछ लोगों को छोड़ा है, फिर सोलन से लेकर के बिलासपुर आए, और फिर बिलासपुर से वो 3 बच्चों को कुल्लू भी छोड़ के आए हैं। तो वो अगर वो अपना कर्तव्य निभाने के लिए, और इसलिए कि ऐसे जो कोरोना योद्धा है, तो और विनोद जी निश्चित रूप से अब कोरोना नेगेटिव होकर के घर को लौटेंगे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं भी, और उनका हौसला पूरा बुलंद है। और जितने इस प्रकार के हमारे योद्धा हैं उनके साथ हम जयराम ठाकुर जी की सरकार और हम सब लोग सदा उनके साथ हैं। सर जो प्राइवेट व्हीकल हैं तो क्या वो विदाउट ई-पास जो हैं वो इंटर डिस्ट्रिक्ट जा सकते हैं 1 तारीख के बाद, उसको लेकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट? जी बिल्कुल, वो मैंने अभी आपको पहले बताया कि बिना ई-पास के जाएंगे 1 जून के बाद सभी लोग। ठीक।